Next up, we have Dr. Lalit Pant ji, and his topic is prediction techniques. Dr. Lalit Pant ji, एक छोटा सा गेम आपके लिए 5 मिनट के अंदर खूबसूरती से जितनी ज़्यादा आप प्रिडिक्शन टेक्निक्स बता सकते हैं हमारे दर्शकों को। लिमिट्स एंड बाउंड्रीज स्टार्ट हो गई और मैं कोशिश करूंगा कि इसको ओवर रूल ना करूं। सबसे पहले इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को नमन करते हुए ज्योतिषपुंज ग्लोबल फाउंडेशन को साधुवाद, धन्यवाद। और इतनी महान विभूतियां, सरस्वती साधक, चाहे हम डॉक्टर शर्मा साहब की बात करें, बहन शिव साधिका की बात करें, स्वामी जी की बात करें, मेरे अग्रज मित्र डॉक्टर पुरोहित साहब की बात करें। मुझे याद आ रहा था, हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। अब मैं रिकलेक्ट किया, एक पंचांग गणना में हमारी लास्ट मुलाकात हुई थी। जगह फिर मैं मिस कर रहा हूँ, रतलाम में। मैं 5-6 साल पहले बनाते हैं। मेरे अनुज, मेरे परम मित्र भाई राजेश ओझा जी, और मेरे अनुज भी, मेरे मित्र भी, मेरे सखा भी अश्विनी गौतम जी, आपको साधुवाद दूं या नमन करूं या कुछ और, यह तो माँ सरस्वती डिसाइड करेगी और बाकी विद्वजन डिसाइड करेंगे। सीधे टॉपिक की बात करता हूं, प्रेडिक्शन टेक्निक। अब जहां पर प्रोफेसर शर्मा साहब जैसे विद्वान हों, मैं उनके आगे क्या प्रेडिक्शन टेक्निक की बात करूं। गुरुवार जो छोटी मोटी बातें मैंने सीखी हैं, इंसिडेंटली एक्सीडेंटली मैंने ज्योतिष सीखना शुरू किया था। मैं जाति की बात करता हूं। जाति मीन्स जो राशियों की जाति है, तो मेरी ब्राह्मण जाति ही है। वैसे भी धर्म से भी ब्राह्मण जाति ही है और राशि भी मेरी ब्राह्मण जाति का ही हूँ। पर कर्म जब मैंने किया था, सेवा करता था, तो वो शूद्र जाति थी। लेकिन किसी न किसी रूप में जब आज मैं फलित करने की बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ, वह कर्म ले आया। क्योंकि मैंने एक सूत्र पराशर स्मृति में पढ़ा था, जब भी केतु के साथ बुध या गुरु की युति होती है, तो वह जातक को इन गूढ़ विद्याओं में कहीं न कहीं अनायास ही भले ही हो, उसकी एंट्री हो जाती है। तो यही बात शायद मुझे ले चली इस तरफ। और मेरे एक मित्र ने बात की थी, पंजी हम एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे। मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नौकरी करता हूँ अभी थोड़ा दिन और रिटायरमेंट का। तो मैंने कहा, गुप्ता जी ऐड निकली है भारतीय विद्या भवन से, 2 साल का डिप्लोमा है, इसमें करते हैं। उन महोदय ने कहा कि अगर पंजी फीस है तो फिर नहीं लेंगे, फ्री में पढ़ाएंगे तो जाएंगे। तो चलिए, वो तो नहीं किए। फिर मैंने एडमिशन लिया और वो 86-87 में जब मैंने शुरू किया था, उसके बाद से माँ सरस्वती की ऐसी कृपा मेरे ऊपर रही। शनि का काम तो मैं करता रहा, सेवा तो करता रहा, लेकिन ये छूटा नहीं। और मुझे राव साहब ने वहीं भारतीय विद्या भवन में एक चैलेंज दिया था, पंजी आपको पामिस्ट्री पढ़ानी है। और पामिस्ट्री का मैंने पौ नहीं पढ़ा था, सामुद्रिक शास्त्र का 100 मैंने नहीं पढ़ा था। 2 साल 2.5 साल मैंने वहाँ ज्योतिष का जो बेसिक कोर्स है वो कर ही लिया था। मैं वो साधना से ही किया। बहन शिव साधिका जी का नाम मुझे, मूर्ति भी सामने है, दिख भी रहा, वो साधना मैंने की, तो पामिस्ट्री मुझे सीख पाया, पढ़ा पाया, उसी को कंटिन्यू किया। आप जब प्रिडिक्शन टेक्निक की बात करते हैं मित्रों, लग्न आया आज मॉर्निंग में जब मैं यहाँ बैठा था स्वामी जी के पास, उन्होंने कहा, भाई तुम्हारा लग्न तो मिथुन नहीं है। भैया कितने डिग्री के लग्न हैं? शुक्र आपका पंचम भाव में तो नहीं है, स्वराशि का तो नहीं है, 0 डिग्री के हैं, तो वो नीच के ही शुक्र हैं। कुछ उन्होंने पहने थे, कुछ बातें थी। तो वो बात कहने का मतलब ये है कि हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन पहले करते हैं क्या? आप करेक्ट करेंगे मेरी बात को। और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए जो सबसे आसान सा सूत्र मेरे को समझ में आता है, अगर आपको पामिस्ट्री आती है, सामुद्रिक ज्ञान आता है, आप लग्न की शुद्धि कर सकते हैं। एक चीज। दूसरी चीज,
प्रश्न कुंडली अगर हम लगा लें उस समय पर, बशर्ते प्रश्न जानते हों कि उसकी कुंडली कितनी सही होने की संभावना है। शीर्षोदय लग्न आया तो मैं गुरुजी उसमें देख लेता हूँ, शीर्षोदय लग्न आया तो इसकी कुंडली सही होने की प्रबल संभावना है। पृष्ठोदय लग्न आ गया प्रश्न कुंडली से, कहीं ना कहीं टाइम में फर्क है। एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, बच्चों दो चार एक आध मिनट बढ़ जाए तो मुझे बोलते देना। एक बार कहीं कैंप लगा हुआ था, 2006-7 की बात थी, और कुंडली दिखाने के लिए आए। मेरे पास स्टूडेंट बैठे हुए थे, मेरे 10-12 स्टूडेंट। मुझे याद है ब्रिगेडियर DK शर्मा, दिनेश कुमार शर्मा जी, लैपटॉप उनके पास था, मैं लैपटॉप यूज़ नहीं करता था। उन्होंने उस समय की प्रश्न कुंडली निकाल दी और उस प्रश्न कुंडली में बुध और चंद्रमा की युति लग्न में थी। तो उसकी कुंडली उन्होंने खुद ही ब्रिगेडियर साहब ने हटा दी। मैंने कहा ये बाद में बात करेंगे, हम उसको टालना चाहते थे, क्योंकि प्रश्न कुंडली का एक नियम है कि बुध और चंद्रमा लग्न में अगर प्रभाव हो तो उसका उत्तर यथासंभव टाल देना चाहिए, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति या बुद्धि या जो भी बात करने आए हैं वो कहीं शुद्धता उसमें नहीं है, आपकी बात को गलत प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। हमने टाला। जब 2-2.5 घंटे के बाद उनका नंबर फिर आ गया, फिर उन्होंने जिद की, तो उस समय की प्रश्न कुंडली के अनुसार जो मेरे स्टूडेंट थे उन्होंने निकाल दिया। अष्टमेश की दशा चलती थी, प्रश्न कुंडली के हिसाब से अष्टमेश की दशा थी, उन्होंने नोट करके दिखा दी। और उस जातक जाति का 2 कुंडलियां थी, एक मेल फीमेल की, उनकी भी अष्टमेश की दशा एक की और दूसरे की द्वादश की दशा, और अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में कहीं अष्टमेश द्वादश का संबंध बनता था दोनों का। और 3 साल पहले से उनकी वो दशा चल रही थी अष्टमेश की और द्वादशेश का अंतर या प्रत्यंतर में। तो मैंने फिर टाला उनको चंद्रमा की स्थिति से भी कि मित्रों इसको छोड़ दो, कभी फिर बात करेंगे, आज अब थक गए, कुछ बहाना मैंने किया। वो कुछ झगड़ा सा करने लगे, नहीं आपने हमारा इतना टाइम खराब कर दिया और अब बता नहीं रहे, आपको आता नहीं है। मैंने कहा जवान देखिए, मैं भी थोड़ा सा कम एज थी इसमें, आज से 15 साल पुरानी बात, 18 साल पुरानी बात थी। मैं कहा भैया अभी मूड भी नहीं है, थक भी गए, भोजन भी कर लिया, और फिर कभी बात करेंगे, या और किसी को दिखाना। जानबूझ के अवॉइड करना चाहता था। जब उन्होंने मुझे चैलेंज किया, मेरी धूर्तता के लिए, धृष्टता के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैंने उसकी कुंडली दोनों फेंक दी ऐसे। मैंने कहा अगर दोनों जीवित हैं तो इनको ले आओ, मैं इनको हाथ भी देखूंगा, और अदरवाइज नहीं देखूंगा। तो मरे लोगों की कुंडली ले आते हो? ये जब मैंने उससे बात की, वो दोनों आदमी आकर उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए, कहते जी मेरे भाई और भाभी की कुंडली थी, नोएडा मेरीगोल्ड स्कूल है उसी में की बात थी, और 2.5 साल पहले इनका हिमाचल में रोड एक्सीडेंट में गहरी खाई में गाड़ी गिर गई, दोनों की डेथ हो गई। तो अब आप क्या प्रूव करना चाहते हो? प्रश्न कुंडली ने गुरुजी उसमें मेरी मदद की। प्रश्न बुध और सूर्य चंद्रमा की स्थिति से अष्टमेश की उसकी दशा थी, और जो दोनों की हस्बैंड वाइफ की जो कुंडली थी उसमें भी अष्टमेश और द्वादश से इसका संबंध बनता था। मृत जन्म की एक बात समझ में आई, प्रिडिक्शन का एक रूल हमने किया। वास्तव में बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हम करने के ये सिद्धांत अपनाएं, और वास्तव में जैसे भी गुरुजी ने बात की, भाई मिथुन लग्न तो नहीं दिखाता, टॉरस दिखता है, उसको भी हम थोड़ा सा फेस रीडिंग समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो उसकी डिग्रीज तो हम देख लें, कम डिग्रीज के हैं ग्रह हैं या अधिकतम 27, 28, 29 डिग्री के हैं, तो चलित में बदलाव होने की संभावना है। तो ग्रहों की स्थिति नहीं आ रही है। फिर यदि अबोध बालक ही ना हो, जैसे तो आदेश भी है कि 12 साल से पहले यदि अरिष्ट योग ना हो तो आप उस कुंडली को ना देखें। उस स्टेज में भी 12 साल के बाद भी उनके कुछ क्रियाकलापों को तो हम जान लें, देख लें, उनको चेक तो कर लें, और चेक करने के लिए बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन आपको फिर मिलता है। और साथ ही साथ मैं जो प्रैक्टिस में करता हूं, D1 चार्ट लग्न कुंडली के अलावा नौमास कुंडली को जरूर मिला लेता हूं। जब नौमास कुंडली को हम मिलाते हैं, क्योंकि D1 चार्ट जो लग्न कुंडली है आपका टोटल बॉडी है, स्थूल शरीर है, और नौमास कुंडली सूक्ष्म शरीर है। आपका क्या आपके D1 कुंडली में है और वास्तव में वस्तु स्थिति क्या है, नौमास कुंडली आपको बताती है। और मिलाने से, उसको कोरिलेट कर देने से आप उसके और नजदीक तक पहुंच जाते हैं। ग्रहों की स्थिति हमने मिलाई, ग्रह एक ऐसे इंसिडेंस हुआ, उस बालक के अभी तो 26 प्लस हैं,
3 ग्रह उच्च के हैं, 1 ग्रह स्वराशि के हैं, शत्रु स्थिति में कोई ग्रह नहीं है। राहु छठे भाव में है। राहु छठे का इसलिए आया कि 2 दिन पहले कहीं एक लेक्चर था, आधा घंटा उन्होंने टाइम दिया था, शायद मैं एक्सीड कर गया, वो 1.5 घंटे तक राहु के गुणगान होते रहे उसमें, औरंगाबाद से कोई लेक्चर था। तो राहु छठे का जो स्थिति है बहुत मजबूत स्थिति मानी जाती है। छठे भाव में यदि राहु हो, वो कैसे भी येन केन प्रकारेण जुगाड़ करके उसको हारने नहीं देगा। और छठे भाव में राहु हो या छठी राशि कन्या राशि में राहु हो, जिस भाव में भी उसकी कन्या राशि पड़ेगी, वो उस भाव से संबंधित फलों को तो स्नेच कर लेगा येन केन प्रकार। और उसमें अगर कोई गुण मिल जाए तो उसमें और भी प्रभावकारी फल दे देगा। लेकिन जो 3 ग्रह उच्च के, 2 ग्रह स्वराशि के हमने बात की, वास्तव में उनकी स्थिति क्या है, उनके कितने डिग्री के वो ग्रह हैं। उच्च के ग्रह होने के बाद भी क्या वो मित्र के नक्षत्र में, हम नक्षत्र भी तो मिलाएं हम। माफी चाहता हूं, आज के समय में उत्तर भारत में कम से कम नक्षत्रों का मिलान करने का, चलन करने का काम बहुत कम हो गया। हम केपी या केबी को यूज करते हैं तो नक्षत्र को हम यूज कर रहे हैं, लेकिन वैदिक पद्धति में हमने उसको छोड़ सा दिया है। मुहूर्त में पढ़ाने तक के लिए नक्षत्रों का योग कर रहे हैं, लेकिन अब किस नक्षत्र में उसका जन्म है और उस नक्षत्र के अलावा ग्रह किस नक्षत्र में है, चरण को भी अगर आप छोड़ें उस नक्षत्र से ही पता चलता है। अब राहु के नक्षत्र में उच्च का ग्रह है, केतु के नक्षत्र में उच्च का ग्रह है, तब क्या होगा। बुध के नक्षत्र में है, बुध और केतु के नक्षत्र जो आपके गंडमूल नक्षत्र में आते हैं वो बहकाव वाले हैं। केतु के नक्षत्र में है वो तो अंधकार में ही है, क्योंकि केतु के लिए तो वैसे ही माना गया है अगर बिना प्रभाव के केतु जिस भी भाव में हो, किसी भी भाव में हो, उस भाव में, शरीर के उस अंग में किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ घाव वो देता है, परेशानी देता है। और वो घाव दीर्घजीवी होता है केतु, क्योंकि धड़ ही धड़ है। तो इस तरह से अगर हम जब मिलान करते हैं कुंडलियों का, तो हमको पठन करने में, प्रिडिक्शन करने में आसानी है। और छोटे से कुछ सूत्रों को और मैं उसमें संकलन कर लेता हूं, जो फास्ट ट्रैक की जो हमारी प्रिडिक्शन है। अष्टक वर्गा जो है ना, अष्टक वर्गा में उस राशि में, जिस राशि में कितने उनको गुण में अंक मिले हैं, और साथ ही राशि के अलावा उस ग्रह ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, वो नक्षत्रों से आप मिलान करेंगे, उसका भी मिलान होता है, फल आपको पता चलते हैं। उच्च का ग्रह वो बेचारा रह जाता है, उच्च के होने के बाद कुछ मिल नहीं पाता उसको। और साथ ही साथ यदि हम महर्षि जैमिनी के भी सिद्धांत को थोड़ा सा मिला दें, फास्ट ट्रैक में मिलाने की बात करते हैं, जैमिनी के चर कारकों को यदि हम मिला लेते हैं, अब वो आत्मकारक भले ही अष्टमेश हो, वो विशेष फल देने वाला है, विशिष्ट फल देने वाला है। दारा कारक ग्रह, आत्मकारक ग्रह मुझे लगता है सारे विद्वान जानते हैं, मैक्सिमम डिग्री की हैं, सबसे अधिक अंश भले 30 डिग्री के हों। दारा कारक ग्रह भले ही लग्नेश ही क्यों ना हो, कम डिग्री के हों, वो कहीं न कहीं खराब फल, कम फल या फलों को खराब करने की स्थिति रखते हैं। ये 2-3 छोटी मोटी चीजों को अगर हम मिला लेते हैं, मुझे तो प्रेडिक्शन करने में वास्तव में बहुत आसानी होती है। और यही बात मैं अपनी कक्षाओं में भी अपने विद्यार्थियों को जरूर बताता हूं। और अक्सर विद्यार्थी ये मिला लेते हैं कि भैया पूरे लग्न से लेके सारे ग्रहों की डिग्री, उनके ग्रह मैं बता दिया, भाई आपको नक्षत्रों का ध्यान नहीं है, नक्षत्रों के आगे से लिखना शुरू कर दो, ये इसका स्वामी है। वो सारे 9 के 9 ग्रह 27 नक्षत्रों के स्वामी आपको 2-3-4 बार लिखने में कंठस्थ हो जाते हैं, डिग्री से आपको पता चल जाती है। डिग्री जैसे ही आपने लिख दी, जेमिनी अपने आप अप्लाई हो गई उसमें। सिर्फ आपको अष्टक वर्ग के सिद्धांतों को अब यूज कर ले तो बहुत आसान है। अब हमने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी कर लिया है, 9 मास भी मिला ली, और डिविजनल चार्ट 1 भी मिला लिया। अब किस टॉपिक की बात है, संतान की ही बात है। D7 को साथ मिलाना आपको पड़ेगा, D1 D9 D7 के साथ। व्यवसाय की बात है, D10 को, दशमांश को तो आप मिलाना पड़ेगा। और अब धन दौलत तो हर किसी को प्यारा है। हम कहें कि हम सरस्वती साधक हैं या लक्ष्मी साधक हैं, धन के बिना तो होता नहीं, भूखे भजन न होए गोपाल है तो होता नहीं गुरु जी। उसकी जरूरत तो है, लेकिन तब होरा कुंडली को अगर हम मिला लेते हैं, सूर्य की होरा, चंद्र की होरा, तो आपको धन संपत्ति का भी पता चलता है। और जो अभी हम मॉर्निंग बात कर रहे थे, लग्न से लेकर दशम भाव तक D1 चार्ट में जो कुछ भी हमने पैदा होने से कर्म तक किया,
फलादेश उसका क्या मिलेगा, कर्मफल क्या मिलेगा, कितना रिटर्न में मिलेगा, वो एकादश एकादशेष बनता है। उसको अगर हम मिला लेते हैं, और एकादश एकादशेष की स्थिति एकादश भाव में, हालांकि माना गया कि सारे ग्रह शुभ फलदायी हैं, किसी न किसी रूप में गेंद देने ही वाले हैं, और क्रूर ग्रह और अधिक फलदायी हैं, और सौम्य ग्रह हैं कुछ कम रिजल्ट देते हैं लेकिन नेगेटिव देने वाले नहीं हैं। फिर भी आप अष्टक वर्ग मिला के दशम और एकादश के अंकों को मिला लें, एकादश में अंक अधिक प्राप्त हैं भाग्यांक, तो उसको कर्म से कुछ ज़्यादा मिल रहा है। बराबर हो तो जितना किया उतना पाया, और उसी को आगे द्वादश भाव में भी अंकों को मिला ले, भाग्य अंकों को, तो कितना आपने पाया, कितना खर्च किया, दशम एकादश और द्वादश से सिद्धि की प्राप्ति होती है, हमको अनायास ही पता चल जाता है। बहुत सारे रहस्यों के हमारे को पता चलता है। अब दूसरी बात जो बस समाप्त की तरफ हूँ, भयात भभोग की बात थी। वास्तव में इस भयात भभोग जब हम सीखते थे शुरुआत के दिनों में, लेकिन मैंने तो कुंडली जो बनानी सीखी थी लॉग एंड लॉग मेथड से सीखा था, और 6 महीने में डिविजनल चार्ट हमने कंप्लीट किया था। फिर एग्जाम के लिए हमने रट रट के फैकल्टी के घर जा जाके ये सारे काम सीखे थे। गुरुजी आप लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ में थे, मैं अब आज दुनिया में नहीं है। आचार्य सुखदेव चतुर्वेदी साहब के पास में बहुत बार जाता था, बहुत बार उनसे मिला, और बहुत बार मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और उन्होंने मेरे सीखने के लिए जो मेरा टेस्ट लिया, वो टेस्ट मैं अपने जो मेरे पर्सनल स्टूडेंट होते हैं मैं वही लेता हूँ। कम से कम 11 बार मैं उनके पास गया, तब उन्होंने हाँ कहा ठीक है अब तुम आ सकते हो, बात कर सकते हैं। मेरे पास कोई पूछने पढ़ने के लिए आता, मैं पहली बार में पैसे के लालच में हाँ नहीं करता, 4 5 6 बार भी बात करेगा, मिलेगा, आएगा, तभी बात करता हूँ कि हाँ उसकी कम से कम एकलव्य निष्ठा कितनी है, ये भी मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन जो इस फास्ट ट्रैक में जो कंप्यूटर ने जो काम कर दिया, कभी कभी वायरस आता है, और उस वायरस को चेक हमको करना ही चाहिए बस कंप्लीट करने के लिए। एक मेरे मित्र हैं, उनका एक दिन फ़ोन आया, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, ये कुंडली बना देना, बना दी, मैं कुंडली बना के दे दिया, और उनके जो जिसकी कुंडली थी बच्चे की, उनकी कहते ये बता दो, हम थक के हैं, मैंने बता दिया। फिर उनको जाने के बाद कहते हैं भाई साहब ये कुंडली तो ये थी, मैं कभी ये तो नहीं आती। उन्होंने अपना जो फ्री वाला सॉफ्टवेयर निकलता है ना, वो निकाल के दिखा दिया। मैं कहा भैया टाइम क्या है, ये टाइम है, तो इस टाइम पे सूर्य किस भाव में होना चाहिए? आप इस कुंडली से तो आपके द्वादश भाव में सूर्य आ रहा है, टाइम आपका शाम का है, तो द्वादश भाव में शाम का सूर्य कहां से आएगा आपका? ये मिलान किससे करोगे? तो इतनी बेसिक भयात भोग तो हमको आनी चाहिए। वो कंप्यूटर ने हमारे को बिल्कुल अनपढ़ बना दिया है। मैं ये उसका कंप्यूटर को कोई लांछन नहीं दे रहा, लेकिन हमको इस चीज़ का ध्यान तो रखना चाहिए। उसमें क्या था, सॉफ्टवेयर में कहीं वायरस आ गया, फ्री का यूज कर रहे, मैं कहीं अनइंस्टॉल करो, दोबारा इंस्टॉल करो, फिर वही कुंडली आ गई करने के बाद। तो इस तरह का हमको ध्यान रखना ही चाहिए। अब संक्रांति, सूर्य का तो ध्यान रखना बड़ा आसान है। संक्रांति 14 से लेके 13 से लेके 13 14 15 16 मैक्सिमम 17 तक जाती है। 1 डिग्री चल रहा है, तो इसको तो हमको ध्यान आता ही, पता चलता ही है ना। बैसाखी में जनरली 13 को संक्रांति होती है, 14 जनवरी से शुरू है, संक्रांति का तो हम मिला कर लें। इस तरह की छोटी छोटी गणितीय हमको चीज़ें बातें याद रखनी ही चाहिए। अब करने के लिए पूरा दिन बहुत कुछ था, लेकिन मैं इसमें भी एनक्रोच कर दिया टाइम। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आप सभी को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री राम। Thank you so much, Dr. Lalit Pant ji.